नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए तेलंगाना में आयोजित रैली में कहा कि कांग्रेस के एक बड़े सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान पर कांग्रेस को सफाई देनी होगी कि उनके साथी पार्टी की ये मांग उन्हें मंजूर है या नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी है वो ऐसी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। मैं जरा जानना चाहता हूं, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा। इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है? और इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव के लिए सभा करते हुए बांदीपुरा में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा जिस शर्त के साथ बना था और हम राज्य में वो व्यवस्था फिर वापस लाएंगे जिसके तहत प्रदेश का अपना वजीर आजम और सदर रियासत हुआ करता था। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की है। अरुण जेटली ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अलगाववादी सोच को दर्शाता है और आधुनिक भारत किसी को कभी ऐसी गलती करने की इजाजत नहीं देगा। अरुण जेटली ने कहा कि कश्मीर में 2 मुख्य धारा के दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलगाववादी और आतंकवादी चाहते हैं कि राज्य का एक हिस्सा भारत से अलग हो जाए। भारत कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों को 2 विधान 2 प्रधान जैसी सोच का समर्थन नहीं करना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के पुराने मुख्यमंत्री उमर साहब ने यह कहा कि एक बार फिर कश्मीर का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग होना चाहिए। आरंभ में पंडित नेहरू के समय प्रधानमंत्री को वहां वजीर आजम कहते थे, राष्ट्रपति को सदर रियासत कहते थे। सूबे में घुसने के लिए अलग परमिट चाहिए था। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार वहां तक एक्सटेंड नहीं करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसकी वजह से कई ये प्रावधान वहां से हटे। आज भी वहां का संविधान अलग है जिसकी वजह से कई समस्याएं आती हैं। ये केवल अलगाववाद की मनोस्थिति पैदा करने वाले बयान है। अगर इस प्रकार की मनोस्थिति मुख्य धारा की राजनीतिक दल करेंगे तो उन्हें यह फैसला करना है कि जब लड़ाई आतंकवाद और अलगाववाद से है पूरे राष्ट्र की, तो ये अलग मनोस्थिति क्यों निर्माण कर रहे हैं। अगर वो मुख्य धारा के हैं तो उनको मुख्य धारा की ओर से यह संघर्ष लड़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नए भारत में ऐसे बयानों और सोच के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कुछ दिन पहले मैंने ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा के राजनीतिक दल ये तय करें कि धारा 35A से उनकी जनता का लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। उनको लगता है कि किसी ने छेड़छाड़ की, और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न पूछा कि ये पिछले दरवाजे से संविधान में कैसे आया और कैसे यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, तो भारत और कश्मीर का संबंध समाप्त हो जाएगा। यह तर्क बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है और रहेगा। हमारी लड़ाई अलगाववादियों से और आतंकवादियों से है। आजादी का सपना कोई बहुत दूर का सपना नहीं है। यह असंभवता है
हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के नागरिक इसको कभी होने नहीं देंगे। और मौसम के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी सियासी पारा गरमाता जा रहा है। प्रधानमंत्री आज बिहार में एनडीए के लिए प्रचार अभियान का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वो ओडिशा के भवानीपटना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा का भी दौरा करेंगे, जहां वो कालाहांडी जिले के भवानीपटना में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओडिशा में लोकसभा की 4 सीटों के लिए 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इस बार ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत जमुई की चुनावी जनसभा से करेंगे और इसके बाद वो गया लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा और दोनों लोकसभा क्षेत्रों से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। जमुई से बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान मैदान में हैं। गया से जेडीयू के विजय कुमार मांझी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बिहार में इसके अलावा नवादा और औरंगाबाद सीट पर भी पहले चरण में चुनाव होना है। और पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, बिहार में प्रधानमंत्री गठबंधन सहयोगियों के लिए वोट मांगेंगे और गया में जेडीयू उम्मीदवार विजय मांझी हैं, जबकि जमुई में एलजेपी के उम्मीदवार चिराग पासवान है। कितनी अहम ये सीटें हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर रहे हैं इन सीटों के लिए और किस तरह की तैयारियां रैली को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं वो पुराने अगर कहेंगे बिहार झारखंड जब एक साथ था उस समय उसको सेंट्रल बिहार का गढ़ हार्ट कहा जाता था और आज वो कह सकते हैं कि वो साउथ बिहार है, डिस्ट्रिक्ट बिहार है। लेकिन जो सबसे रोचक बात यह है कि जिन सीटों पे जा रहे हैं प्रधानमंत्री, उनमें गया की सीट हो या फिर नवादा की सीट हो, ये दोनों सीट पहले बीजेपी के पास थी और बीजेपी ने इसे जेडीयू को दिया है। तो एक मुझे लगता है कि इसके माध्यम से प्रधानमंत्री इशारा यह देना चाहते हैं कि जो पुरानी सीटें थी बीजेपी की और जेडीयू की तरफ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू में कोई मनमुटाव है या कोई खींचतान हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जानबूझ के वो इलाका चुना है और उस इलाके में मत बताऊं कि सिर्फ एक औरंगाबाद सीट है जो बीजेपी के पास है। उसके अलावा नालंदा हो, जहानाबाद हो, जमुई हो, ये सारे इलाके हैं ये जो उनके एलाइज के पास है, एलजेपी हो या जेडीयू हो। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक तरीके से यह संदेश देने की कोशिश की है पूरी बिहार में। आज के दोनों जो उनके जनसभाएं होंगी उसके माध्यम से वे संदेश देना चाहते हैं कि जो संयुक्त मोर्चा है, एनडीए है, वो एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है और उसमें कोई फर्क नहीं है सीट में जो भी हुआ हो कि किसकी सीटें किसे गई। जैसे आप समझ सकते हैं गिरिराज सिंह की सीट चली गई, वो आप बेगूसराय से लड़ रहे हैं। तो यह संदेश देना चाहते हैं वहां के मतदाताओं को कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का नेतृत्व या पूरा जो एनडीए है वो एक साथ है, तो इसलिए वोट उसी को जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने इस इलाके को चुना है और इसके बाद जब अन्य इलाकों में जाएंगे जहाँ की बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां जाकर वो फिर से संदेश देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल बिहार से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनावी जनसभाएं की। वर्धा में चुनावी रैली से प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद किया। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर यहां के किसानों को लूटा। प्रधानमंत्री ने हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जिसको कांग्रेस ने आतंकवादी कहा वो अब जाग चुका है। शांतिप्रिय हिंदू समाज को, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हिंदू समाज को आतंकवादी कहा गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया। आपका ये चौकीदार आंध्र और देश के हर युवा, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार के अवसर देने में जुटा हुआ है। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% का आरक्षण हमारे ही सरकार ने दिया है। इससे
राजसमंद के आंध्र प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को लाभ तय हुआ है। आरक्षण का ये लाभ किसी और का आरक्षण छीने बिना, समाज में कोई तनाव पैदा किए बिना, जाति को जाति से लड़ाए बिना, सबको साथ रख करके इतना बड़ा फैसला हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के सिकंदराबाद पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह तमिलनाडु में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष संक्रापेरी, लीना विल्लाकू और शिवनंदा कॉलोनी में रैली करेंगे। तमिलनाडु के बाद बीजेपी अध्यक्ष कर्नाटक के बानाशंकरी में रोड शो का भी कार्यक्रम है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती आज ओडिशा का दौरा करेंगी। मायावती भुवनेश्वर में रैली के साथ ओडिशा में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करेंगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र में न्याय योजना के वादे के साथ साथ कुछ अन्य अहम वादों को भी जगह मिल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आए तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत देश के 20% गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना दिया जाएगा और यह पैसा कांग्रेस की सरकार घर की गृहिणी के खाते में जमा कराएगी। कांग्रेस इस बार किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा करने के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का भी वादा कर सकती है। और कांग्रेस के हेडक्वार्टर से हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। कृति, आज घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी होगा और हमने देखा सत्ता में आने पर न्यूनतम आय योजना को लागू करने का वादा है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी वादे हो सकते हैं। कयास किस तरह के हैं और क्या कोई रोड मैप भी, कोई प्लान भी सामने ला सकती है कांग्रेस इसे लेकर? जी प्रीति, अभी अब से कुछ ही देर में कांग्रेस का घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव के लिए जारी होगा। यहाँ पर लोगों का जो नेता है कांग्रेस के, उनका आना जाना लगा हुआ है। भारी संख्या पर यहाँ पर जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आप मेरे पीछे ये सुन सकते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा हो गया है। तो 11:45 पर कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो कांग्रेस पार्टी रिलीज करेगी। जैसा कि आपने कहा कि न्याय स्कीम जो है उस पर काफी फोकस रहेगा। उसके लिए स्लोगन रहेगा गरीब परिवार 72,000। उसके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट लगातार कहते आए हैं कि जो राइट टू जॉब है, चाहे फिर वो सरकारी नौकरियां हो या फिर उसके अलावा हो, उस पर कांग्रेस का काफी फोकस रहेगा। और इसके साथ ही जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको साधने के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो एंजल टैक्स है उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि फार्म लोन वेवर 2 लाख रुपए तक का जो किसानों के लिए जो वो है लोन, जो कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि उसको माफ कर दिया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। और इसके अलावा राइट टू हेल्थ केयर और एक कड़ा कानून कांग्रेस ने ये भी वादा कर सकती है कि एक कड़ा कानून बनेगा पेड न्यूज जो है, फेक न्यूज है, उसको डील करने के लिए और साथ ही पार्टी डिफेक्शंस को डील करने के लिए। लेकिन प्रश्न वही है प्रीति जो आपने उठाया कि क्या रोड मैप होगा, क्योंकि वादे तो हो सकते हैं लेकिन उसकी वित्तीय गणित उसको पूरा करने के लिए वो किस तरह से बैठेगी। और उसके अलावा जो सबसे जरूरी है, जो देश में माहौल है बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी इंटेग्रिटी का, उसके अलावा क्या कांग्रेस पार्टी कोई नैरेटिव दे सकती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, इस पर जरूर नजरें होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होगी और अधिसूचना जारी होने के साथ इन सीटों पर नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। 9 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे। 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 6-6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। इस दौर में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर लोगों की नजरें हैं उनमें बिहार के बेगूसराय सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश के कन्नौज सीट से
डिम्पल यादव, कानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी की मुनमुन सेन और बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो का नाम शामिल है। वहीं आज ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए भी अधिसूचना जारी की जाएगी। इस दौर में 42 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है। इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 12 अप्रैल है और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। इस बीच कांग्रेस ने राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में लोकसभा की 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें प्रमुख नाम राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पुनिया का है, जिन्हें केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ जयपुर ग्रामीण से टिकट दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक राजस्थान में 6, महाराष्ट्र में 2 और गुजरात में 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। गुजरात के मेहसाणा से एजे पटेल, महाराष्ट्र के रेवर से उल्लास पाटिल और पुणे से मोहन जोशी उम्मीदवार होंगे। राजस्थान के गांधीनगर से भरत राम मेघवाल, अजमेर से रिजिजू झुंझुनवाला, राजसमंद से देवकी नंदन गुर्जर, भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा और झालावाड़ से प्रमोद शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए ने केरल की वायनाड सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि एनडीए की ओर से भारत धर्म जनसेना के प्रमुख तुषार वेल्लापल्ली वायनाड से उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से ये सीट चर्चा का विषय बन गई। बीजेपी ने कल लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 14वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 3 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं और 3 सीटें ओडिशा की हैं। पार्टी ने मयूरभंज सीट से विश्वेश्वर टुडू को टिकट दिया है। भद्रक लोकसभा सीट से अभिमन्यु सेठी को उतारा है। जाजपुर सीट से अमिया मलिक को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा के लिए भी 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। खदूर साबिल लोकसभा सीट से बीबी जागीर कौर, जालंधर से चरणजीत सिंह अटवाल, आनंदपुर साहिब से प्रेम सिंह चंदूमाजरा, पटियाला से सुरजीत सिंह रखड़ा और फतेहगढ़ साहिब से दरबारा सिंह गुरु को टिकट दिया गया है। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और राज्य में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन है। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में उतरी बीएसपी ने इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें शाहजहांपुर, मिश्रिक, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, जालौन और हमीरपुर से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इससे पहले पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन के बीच मुकाबला है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने बीजेपी के पटना साहिब से उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद से खास बात की। पटना बीजेपी की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्थली है। 6 में 5 हमारे विधायक हैं। देश की तरह ही पटना साहब का एक एक मतदाता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और पटना साहिब के लिए अपनी क्या योजना है? आप जब लोकसभा के उम्मीदवार बनेंगे, यहाँ जो हालत दिख रही है। जैसे हमने आपको बताता हूँ, यहाँ के अर्बन इलाके को और मजबूत करना, काफी कुछ काम हुआ है। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ मैंने अपने फंड से बहुत काम कराया है जनता की व्यवस्था के लिए। यहाँ पटना में 8 बीपीओ खुले हैं मेरे। आज देखिए बच्चियां वहाँ गांव के आकर के बीपीओ से दुनिया से जुड़ी हुई हैं। यहाँ मैंने इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है। पटना के ग्रामीण क्षेत्र में कई डिजिटल विलेज की स्थापना की है। और बाकी जो मोदी जी की योजना है केंद्र सरकार की, स्वास्थ्य की आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, सड़क की योजना, बिजली की योजना, वो सब तो है। ये सवाल है मुद्दों का, ये सवाल है भारत को विकसित बनाने का, और ये सवाल है आशा बनाम अवसरवाद का। तो ये सवाल है मुद्दों का और आशा बनाम अवसरवाद का। तो रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और काफी विश्वास झलक रहा है उनकी बातों में। देखना यह है कि जिस दिन मतदाता चुनाव केंद्र पर आएंगे उस दिन क्या स्थिति रहती है।
राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ पटना से अखिलेश सुमन। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना है कि उन्हें सहयोगी दलों से वोट हासिल करने में दिक्कत नहीं है और जातीय समीकरण का गणित उनके साथ है। केंद्र सरकार और जेडीयू के बीच में जो समझौता हुआ उसके बाद लगता है कि एक नई परिस्थिति है, तो आप यहाँ किस तरीके के मुद्दों को उठा रहे हैं? मुद्दा जनता उठा चुकी है। कौन सा मुद्दा? ये देश का चुनाव है, ये केंद्र में सरकार बननी है, जहां कभी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उससे पहले भी 5 साल पहले वो बिहार में आए थे और अनेकों जनसभा में अनेकों तरह का घोषणा किए थे। जब कोई सरकार रहती है तो उसके काम काज जो होता है उस पर जनता डिसाइड करती है कि वोट किसे दिया जाए, और जनता देख चुकी है कि जितना भी वादा उन्होंने किया है सबों में केवल समझिए कि आज तक एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किए हैं। मदन मोहन जी, लेकिन बिहार के बारे में जो कहते हैं कि बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जो जातीय समीकरण बिहार में है, आपका पुराना है या आपने जो आरजेडी आरएलएसपी इन लोगों से हाथ मिलाया है, तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि आपको कोई फायदा होने वाला है? नहीं, अगर जातीय समीकरण ठीक है, कांग्रेस पार्टी तो जातीय समीकरण पर नहीं चलती है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो आप देख रहे हैं हम लोग सभी को लेकर साथ चल रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के बाद से अब तक देश भर से संदिग्ध नकदी, अवैध शराब और नशीली दवाएं जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 1460 करोड़ रुपए आंकी गई है। गुजरात में सबसे ज्यादा करीब 509 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती हुई है। तमिलनाडु में करीब 208.55 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती हुई है। इस बीच चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए आज चुनाव आयोग की टीम तमिलनाडु का दौरा करने वाली है।